अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज हम लोग हमारे सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 करने लगे हैं और जिसमें हम वो तमाम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो कल के पेपर में आने के लिए एक्सपेक्टेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। दरअसल हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एलआईडीएस के यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और मगर मैंने सोचा कि मुझे इनको डिटेल में आप लोगों की तरफ पढ़ा देना चाहिए ताकि जो आपका पेपर कल होने वाला है उसमें आप यानी कि अच्छे से परफॉर्म कर सकें। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो मैथ की थोड़ा सिमिलर है, तो इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यानी कि हमसे थ्योरेटिकल बेस पेपर कम और प्रैक्टिकल बेस पेपर ज़्यादा यानी कि पूछ सकते हैं। बाकी कल का जब पेपर होगा तब वो बाकी यानी कि जो जूनियर्स आप लोगों के उनके लिए नसीहत होगा कि पेपर कैसे आने वाला होता है। ठीक है, वो जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या यानी कि क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कितने, लॉन्ग क्वेश्चन कितने एंड एमसीक्यूज कितने आते होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और इसमें मैं तमाम यानी कि तकरीबन 5 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक में उसके शॉर्ट क्वेश्चन का या लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका अपना हो सकता है, स्टेटमेंट अपनी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो मेन जनरल कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो यानी कि कोर कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसकी बुनियाद है वो आप लोगों को समझा दूं। और जो फार्मूला वगैरह उसका बनता है मैं वो भी आप लोगों को बता दूं, ताकि फार्मूला तो एक ही रहता है, स्टेटमेंट जो मर्जी आ जाए वो वैल्यूज पुट करके जो आप निकाला जा सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी तकरीबन 5 टॉपिक्स हैं। चैप्टर 1 से भी है इनमें से, और चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही मैंने पिक किया है। तो टोटल यानी कि हमारे चैप्टर 1 में 14 टॉपिक्स हैं, हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। और उन 14 टॉपिक्स में से 4 यानी कि जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, और चैप्टर 2 में से यानी कि ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है अपना रजिस्टर उठा के बैठें, अपना पेन और मार्कर उठा के बैठें, जो हेडिंग का टाइटल है वो लिखें मार्कर से, और जो यानी कि उसके अंदर बातें मैं बताता जा रहा हूँ, फार्मूलाज है जो यानी कि एग्जाम्पल में देने की कोशिश करूंगा, आपने वो अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका माइंड फोकस ही रहेगा। और इसके अलावा दूसरा फायदा ये होगा कि वो यानी कि आप जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली आप लोग अपने हाथ से गुजार चुके होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैंने कल बताया था हमारे पास मेन यानी कि टोटल जो है वो 4 ही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि क्या कहते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग। ठीक है, तो यानी कि ये 4 मेन रूल्स हैं। क्या है ये? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो यानी हम लोग मोस्टली डेली लाइफ में यूज करते हैं। बाकी स्क्वायर रूट पे जाते हैं, बाकी अलजेब्रा वगैरह वो एडवांस लेवल है, मगर जो बेसिक 4 है ना वो ये है। अब इसमें सवाल क्या पूछ सकते हैं, कैसे बन सकता है? सवाल बन सकते हैं कुछ इस टाइप करके, कि जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। अब वो ये कहेगा कि ये आपके पास सवाल है और इसको आपने यानी कि अपनी जो इसकी ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन उसको कर दें। यानी कि ये अब एक वैल्यू लिखी हुई है, अब हम इन्हीं को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ताकि हम एट द एंड वो एक फिगर निकाल सकें जो यानी कि यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसमें एक तरतीब होती है इन सारों की, लेकिन जो ऑपरेशन है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, उनमें तरतीब होती है। ये नहीं होता कि कभी आपका दिल करे प्लस पहले कर दो, फिर माइनस पहले कर दो, डिवाइड पहले कर लो, ऐसा नहीं होता। एक रूल होता है हर चीज का। अब पहला रूल क्या है, पहला स्टेप क्या है हमारा? ब्रैकेट्स, कि जो वैल्यू ब्रैकेट में होती है पहले उसे सोल्व करना है। मैंने एग्जांपल लिखी है, जगह चोरी है, ताकि मैं साथ साथ बताता रहूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट के दरमियान वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। अब ये हम बाकी वैल्यू सेम रखते हैं स्टेप 1 में। ठीक है, 25 प्लस 6, 8 माइनस 3, पहले हम ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं ना। अगर एक की बजाय 4 ब्रैकेट्स भी होती तो हम चारों को सेम टाइम पे सोल्व कर लेते। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 2 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब ये यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब ये हमारा डन हो गया। अब दूसरा रूल क्या होता है कि जो पावर्स हैं, पावर्स मतलब है कि जैसे अब ये 5 है, 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो वर्ड है ना इटसेल्फ, जैसे ये 5 है, हम 5 को 5 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करें ये 5 की जगह यहाँ पे 2 की जगह अगर 4 होता, तो फिर हम क्या करते, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी कि हम 5 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 का मतलब है कि सिर्फ 2 ही 5 होंगे। 5 ज़रब 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये जो 25 है, अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसको लिख देंगे यहाँ पे 25, ये तो बाकी सब ऐसा का वैसे रह जाएगा, 6, ये 5 और नीचे 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यानी कि दूसरा स्टेप हमने कर लिया। हमने यानी कि पावर्स जो है, अगर यानी कि ये तो एक के ऊपर थी, एक डिजिट के ऊपर, अगर यहाँ पर इसके ऊपर भी 2 होता या इसके ऊपर 3 होता, इसके ऊपर 4 होता, तो वो हम वो सब भी सोल्व करते एक ही स्टेप में। पहले स्टेप में हम जो वो पेरेंथीसिस जो यानी कि ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर सारी वैल्यू हम सोल्व करेंगे।
दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि वो जो पावर थे भले वो 1 से करके भले 4 की है, हम सारों को सॉल्व करके उनको लिख देंगे। अब यानी कि ये जो 5 था ये क्या बन जाएगा अब 25, ठीक है। अब ये 25 बन गया। अब एक और मैं बात समझा दूं लोगों को कि जो मल्टी ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स होती है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये इक्वल टू क्या होती है, मल्टीप्लाई। अगर यानी कि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तब तो ठीक है, मगर अगर नहीं लिखा हो तो उसमें क्या समझा जाता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, जो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मगर पॉइंट ये है कि अभी हम यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी डिवाइड की जरूरत नहीं पेश आ रही। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो क्या बनेगा जनाब, 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो डिवाइडेड बाई 5 है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या आ जाएगा जनाब, 5, और ये कितना बन जाता है यानी कि 30। 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा जवाब है। अब यानी कि ये ऐसे वो देगा हमें, यानी कि कोई भी सिंपल हमें यानी कि वो फिगर बता के दे देगा क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, उसको ज्यादा ज्यादा सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तरतीब यही रखनी है, पहले ब्रैकेट्स के अंदर, फिर पावर्स, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो लास्ट में ये एडिशन की है, तो यानी कि ये करने के बाद फिर आपका आंसर निकल जाएगा। अब याद रखिएगा फार्मूला यही है, तरतीब यही है, जब सवाल जो मर्जी आ जाए, जितना मर्जी लेंथ ही आ जाए, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तरतीब आपने याद रखनी है। तरतीब अगर खराब करेंगे तो जवाब बिल्कुल सही नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर हो सके तो पेपर में साथ साथ मेंशन भी कर दीजिएगा कि जस्ट लाइक अगर हम ये ब्रैकेट्स की बात करें, मैं तो लिख दूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग द 3 फ्रॉम 8, ठीक है। फिर हम ये लिख देंगे 5, फिर लिख देंगे बाय टेकिंग पावर ऑफ 5 इन फुल 25 लिख देंगे, फिर लिख देंगे जस्ट लाइक बाय मल्टीप्लाई बाय रिमूविंग द ब्रैकेट्स एंड मल्टीप्लाई 6 विद 25, तो फिर ये यानी कि 150 आ जाएगा। फिर यानी कि डिवाइडिंग और फिर बाद में एडिशन वगैरह करके ये लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो टू दी पॉइंट जैसे मैंने लिखा है ये लिख दें तो भी आपके नंबर पूरे ही हैं। ये बस मैं लेंथ के लिए बता रहा था कि लेंथ इस तरह बढ़ाई जा सकती है। अब ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस और उनकी तरतीब, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, और ये सवाल किसी भी तरह से आ जाएंगे, जैसे मैंने सोल्व किया इनको आपने वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक है, कोई नोट्स हैं, ये नहीं भी हैं, ठीक है, तो फिर आप गूगल से कहें कि जनाब मुझे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना उनके ऊपर 5 या 10 सवाल मुझे दिखाओ। तो वो यानी कि वो डिफरेंट लोगों ने वेबसाइट में अपलोड किए हुए होते हैं। इसके अलावा चैट भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देगा। अगर आपको समझना है तो उसे कहेंगे, वो सॉल्व भी कर देगा। तो यानी कि ये वो तरीकेकार है जो आपको लोग आज के दौर में स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अब पहला तरीका ये हो गया, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स प्लस कन्वर्जन। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने कल बताया था मैंने कि लेंथ का अपना होता है, वेट का अपना होता है, प्रेशर का अपना होता है, ठीक है। तो यानी कि सबका अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसयू, वो जो स्टैंडर्ड यूनिट है, अब एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का भी सवाल बन सकता है, मगर क्या है कि आपको याद होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अब यानी कि वो मुझे कहता है कि ना 1000 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 10 मीटर्स, 1 मीटर, 100 मीटर। तो अब मुझे अगर पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो फिर मैं फौरन यानी कि जवाब लगा दूंगा। अगर नहीं पता फिर मसला बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यानी कि सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को यानी कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इस तरह करके वो हजारों सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसमें यानी कि फिर सबसे छोटा मिलीमीटर होता है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर भी आता है, उसके बाद फिर मेगामीटर भी आता है। तो यानी कि वो बढ़ते जाते हैं, मगर जो यानी कि शुरू के 4-5 है ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया जनाब लेंथ का यानी कि मीटर, और इसमें फिर एक और बात भी है, ये फीट भी आ जाता है। तो मैंने बताया था कि वो हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक होता है मैट्रिक सिस्टम और एक होता है इंपीरियल सिस्टम। तो यानी कि अब ये मैट्रिक सिस्टम था, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.25 फीट, ठीक है। अब इसके अलावा वो ये पूछ सकता है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, ठीक है। तो यानी कि आपको खुद से ढूंढ के लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब खैर नेक्स्ट है अब हमारे पास जनाब, ये लेंथ की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वेट की। वेट में जो हमारे पास यानी कि मैट्रिक सिस्टम है वो किलोग्राम की बात करते हैं, जो दूसरा हमारे पास इंपीरियल सिस्टम है वो पाउंड की बात करता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 2.20 पाउंड। अब हमसे वो सवाल पूछ लिया 100 kg इज इक्वल टू 220 पाउंड, ठीक है। इसके अलावा यानी कि जो मर्जी सवाल पूछते जाए, जवाब यही बनते जाएंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। उसके बाद फिर हमारे पास, अच्छा ये तो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा याद करने में। वो इस तरह से कि ये है जनाब सेल्सियस डिग्री और ये है फ़ारेनहाइट। अब इसमें क्या हो सकता है कि वो हमें बताएगा जनाब कि ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा जनाब,
फॉर्मूला होगा सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब जो उसने हमें वैल्यू बताई है, अगर उसने 10 बताई है तो फिर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर 10 माइनस 32 वैसे हो नहीं सकता, मगर हो भी जाता है वो वैल्यू जो माइनस की आ जाएगी, ठीक है। माइनस की वैल्यू हो जाएगी -22। फिर -22 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट अंदर सॉल्व करने के बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, डिवाइड। जो हमारे पास यानी कि आंसर आएगा वो क्या होगा, वो सेल्सियस डिग्री यानी कि उसका जवाब होगा। अब इसी तरह दूसरा हमारे पास सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि वो हमें क्या करेगा, फ़ारेनहाइट की बजाय हमें वो कहेगा कि ना जनाब सेल्सियस, वो बता देगा, कहेगा फ़ारेनहाइट फाइंड करें। तो तरीका तो अगर यही रहता है, ठीक है, फार्मूला यही है, मगर थोड़ा उलट काम करता है उस टाइम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेम्परेचर में है, वो हमारे पास है कि वो केल्विन हमें फाइंड करने का कहते हैं, हमें सेल्सियस बता देते हैं। सेल्सियस अगर हमें वो कहते हैं कि 10 सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन, तो अब हम क्या करेंगे, वो जो 10 सेल्सियस है उसमें क्या करेंगे, 273 हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा, 283 केल्विन हमारा सही आंसर होगा। फार्मूलाज याद रखने हैं, सवाल जो मर्जी आ जाए, हर फार्मूले के ऊपर वो यानी कि सॉल्व हो जाएगा। इसका अपना फार्मूला था, इसका अपना था, ये बस याद करने पड़ेंगे आपको। याद करने का तरीका सिंपल है, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो वो यानी कि वो जो 4-5 यानी कि सवाल है, हर फार्मूले के ऊपर ये करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, खुद ही सब याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन, रेशो, रेट एंड परसेंटेज। अच्छा, पहली बात कि रेशो और प्रोपोर्शन 90% सेम है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। रेट एंड परसेंटेज थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं मानता हूँ। अब पहली बात तो जो प्रोपोर्शन में सवाल कैसे पूछेगा, वो पूछेगा इस तरह से, वो कहेगा कि ना सपोज करें 5 मशीनें हैं, 10 दिन काम करती हैं, और सपोज करें 500 यानी कि मोटर बाइक बनाती हैं। अब दूसरा हमें वो सिनेरियो देगा, वो कहेगा कि अगर हम 5 की बजाय 10 मशीनें यूज करें तो 500 यूनिट्स बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। अब क्या हुआ है बात, यहाँ पे बात ये है, उसने वैल्यू सेम रखी है कि 500 यूनिट बनाने में, बस क्या क्या उसने मशीनें डबल कर दी हैं। अब हमने कल पढ़ा था कि जो प्रोपोर्शन है दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स या इनडायरेक्ट। उसमें क्या होता है डायरेक्ट में कि एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, और इनवर्स में क्या होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है, ठीक है। अभी इनवर्स है, अगर हम मशीनें डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो यानी कि वो डेज हैं वो कम होंगे, वो कितने, वो हाफ। यानी कि जहाँ हमें पहले 10 दिन लग रहे थे 5 मशीनों पे, अब हमें 5 दिन लगेंगे 10 मशीनों पे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें उस वक्त जो बढ़ा भी सकता था, वो ये कह सकता था कि 500 के बजाय अगर वो कहते हैं 1000 यूनिट, तो फिर वो क्या लगेगा, जवाब भी आ जाएगा कि उन्हें भी वही 10 दिन ही लगेंगे, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर लिया है। कॉमन सेंस से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर आप लोग कोशिश करिएगा कि प्रॉपर जाने के तरीकेकार है, उसमें आप लोग यानी कि जाइएगा। वो उसकी जरूरत आपको तब करेगी जब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए ये नहीं बनता, ठीक है। जब वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, तब आपको यानी कि लिखना होगा कि जस्ट लाइक ये मशीन्स हैं, 5 रेशो 10 डेज रेशो 50, फिर आप 5 को बढ़ाएंगे, फिर ये वो, तो यानी कि वो सारा कुछ करने के बाद फिर आप जॉब निकालेंगे 10 दिन या 5 दिन, जो मर्जी। अभी हमारे पास प्रोपोर्शन का हो गया। दूसरा सवाल है हमारे पास रेशो का। रेशो में हमारे पास सपोज करें वो सवाल देते हैं, वो कहते हैं 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन टेल मी व्हाट इज द रेशो ऑफ ए टू बी। अब मैंने क्या, मैंने उसे उसने बता दिया कि 20% ए जो है वो 30% बी के बराबर है। अब बताएं कि क्या इसका रियल आंसर है। अब वो पॉइंट से लिखना है कि ना, अब इसको कुछ इस तरह करके लिखेंगे। जिस स्टूडेंट्स यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने उसको वहाँ पे लिख दिया है डिटेल में। शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी, और ये अगर आ जाए तो लिखेंगे कुछ इस तरह से, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, जैसा कि उसने यानी कि स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.20, 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.30 बी, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास दोनों का क्या जवाब आ गया, 0.20 ए इज इक्वल टू 0.30 बी। अब अगर हम यानी कि जो यहाँ पर एक वैल्यू है 0.20, इसे हम अगर यहाँ से यहाँ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक रूल है, ठीक है। उसमें ये होता है कि वैल्यू जो इक्वल के इस साइड पे होती है, वो जब यहाँ से उस साइड जाता है, अगर यहाँ पर प्लस थी, ठीक है, तो माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पर वो मल्टीप्लाई थी, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 0.20 है, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा, जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब सेम इधर बी है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इस 0.30 के साथ, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ए बटा बी इज इक्वल टू 0.30 ए बटा 0.20 बी, ठीक है, इक्वल टू 0.30 बटा 0.20। अब जो 0.30 0.20 ने आपस में क्रॉस करेंगे, तो वो यानी कि 30/20 बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो जो 0.0 है वो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 30/20,
अब ये जो जीरो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a बटा बी, a ओवर बी इज इक्वल टू 3/2। अब ये यानी कि क्या हो रहा है, हमारे पास एक वैल्यू निकल रही है a ओवर b इज इक्वल टू 3/2। अब ये जो यानी कि जवाब है वो किस तरह बन जाएगा कि ये जो a रेशो b है, अगर मैंने इनको रिमूव करके रेशो लगा देते हैं तो फिर ये क्या बनता है, a रेशो b इज इक्वल टू 3/2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि आपके पेपर में बतौर एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 4 स्टेप में जो मैंने करके दिखा दिए हैं, तरीकेकार यही रहेगा, सवाल जो मर्जी आ जाए, फार्मूला तरीका यही रहेगा और इसको ऐसे ही आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हमने यानी कि प्रोपोर्शन कर लिया और हमने रेशियो का एक सवाल कर दिया जो कि क्या है 3/2 हमारा आंसर था। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि अगर एक स्टूडेंट 4 घंटे में 50 बुक्स पढ़ लेता है, 4 घंटे में 50 बुक्स पढ़ लेते हैं, तो वो 10 घंटे में कितनी बुक्स पढ़ लेगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का सवाल है मगर थोड़ा तरीका डिफरेंट है, यानी कि 4/10 इज इक्वल टू 50/x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यानी कि कॉमन सेंस यूज करें तो 4 घंटे में अगर 50 पढ़ रहे हैं तो यानी कि वो 10 घंटे में कितनी बनेगी। अब ये जो सवाल है तरीके का वही सिंपल रहेगा कि जो यानी कि 4/10 है, ठीक है, वो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 50। जो 50 यहाँ पे यानी कि वो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो 50 यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये 10 है जब ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जनाब 500 है। ठीक है, अगर हम इसको यानी कि ये जो 4 आवर्स है, 4 का हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 500/4 इज इक्वल टू 125। ये हमारा आंसर है। कितना कि जो बच्चा यानी कि स्टूडेंट 4 घंटे में 50 बुक्स पढ़ रहा था, जब वो 10 घंटे उसको दिए जाएंगे तो 10 घंटे में कितनी बुक्स पढ़ेगा, 125। ये आपका आंसर है। अब वही तरीकेकार है जो यहाँ पे हमने किया था कि हमने यानी कि वो रेशो खत्म करके इक्वल टू का साइन लगा दिया और फिर क्या किया, उनको आपस में वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा 125। मैंने आपको एक तरीका एक सवाल करके दिखाया है, आप लोगों ने 5-5 करने हैं तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। अब वो जो 5 सवाल होंगे हर एक स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, हर एक का तरीका डिफरेंट होगा, हर एक में यानी कि फर्क होगा कुछ ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा। ये एलएलबी आपकी डिग्री है, मैथ नहीं है। बस बात क्या है कि वो उन्होंने डाल दिया तो करना तो होगा, और करना कैसे है, दिल लगा के मेहनत के साथ और स्मार्ट स्टडी करके। तरीका मैं बताता जा रहा हूँ, कहीं पर समझ ना आ जाए, ठीक है, मुझे उधर ही आपने कॉल कर देनी, इस नंबर पे मैसेज कर देना, जो मर्जी कर देना, मगर जो चीज समझना है पूछ लाजमी लेना है। अपना साल ज़ाया मत करिएगा, अपना वक्त ज़ाया मत करिएगा, और अपना यानी कि जो कल का पेपर है वो बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने रेशो प्रोपोर्शन के कर लिए 3 सवाल। नेक्स्ट है हमारे पास रेट का। अब रेट में हमारे पास एक सिंपल एक सवाल वो पूछ सकता है कि ना, अगर एक स्टूडेंट है वो 120 पेजेस खत्म करता है 5 आवर्स में, यानी कि 5 आवर्स में कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, 120, तो इसका मतलब है कि वो 1 आवर में कितने पेजेस पढ़ रहा है, ये बताएं आप। अब यानी कि डिवाइड कर दें इसको, सिंपल है। अगर डिवाइड कर दें 125 को ओवर 5 पे तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, 24 पेजेस पर आवर। ठीक है, ये सिंपल तरीका मैंने बता दिया, वही मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी बात रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, रेट पूछ लेते हैं वो स्पीड का। स्पीड का वो रेट पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैं जनाब अगर एक ट्रेन मूव कर रही है 80 किलोमीटर की स्पीड पे, तो मुझे बताएं कि वो 4 घंटे में या 6 घंटे में कितना डिस्टेंस यानी कि वो कवर अप कर लेगी। अब फॉर्मूला यही होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो स्पीड है वो उसने कितनी बता दी, 60। उस टाइम कितना बता दिया उसने, सपोज करें 4 आवर्स। ठीक है, अब उसने हमें 4 आवर्स टाइम बता दिया और स्पीड 60 बता दी। अब ये जो यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 4, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 × 60 इज इक्वल टू 240 जो स्पीड का यानी कि यूनिट है। तो यानी कि उसका आंसर क्या है, 240। अब भले एमसीक्यू पूछे, भले शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, फार्मूला ये है, स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट जो मर्जी आ जाए, तरीका यही रहेगा। ठीक है, अभी हमने यानी कि रेट भी कर लिया। अब परसेंटेज है, परसेंटेज जो है ना उसमें मैंने 2 सवाल लिखे और ये काफी यानी कि डिफिकल्ट है, और मैंने कि ये ऐसे सवाल है जो यानी कि आने के चांस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल आसान लिख दूं तो वो यानी कि ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ट्रिकी लिखा हुआ है। पहला सवाल है, 40% ऑफ अ नंबर इज 80, देन टेल मी व्हाट इज द नंबर। यानी कि एक नंबर है, उसको जो 40% है वो 80 बनता है, मगर वो नंबर कितना है, यानी कि हमें 40% जो है वो 80 है और 100% वो कितना बनता है। तो जो सिंपल तरीका जो यानी कि कॉमन सेंस कहती है वो ये है कि आप क्या करें, 80 को डिवाइड करें 40 पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 80 को डिवाइड कर देते हैं 40 पे, जवाब क्या आ गया जनाब, 2। अब यानी कि ये 40% था। ठीक है,
अब यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2। तो अब अगर 100% में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना बन जाएगा, 200। तो यानी कि एक्चुअल अब सवाल जो आंसर है वो क्या है, 200। कि जो यानी कि 40% एक नंबर का जो 80 है वो क्या है, 200 है। ये तरीकेकार अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, या आपसे अगर याद नहीं हो रहा, तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो फिर एमसीक्यूज में जितने भी यानी कि वो दिए हुए हैं डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं, आपने क्या करना है, हर फिगर का फाइंड करने का उसका यानी कि 40% कितना बनता है। अब वो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी फिगर हो उसका 40% या 30% कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीका है, उस नंबर को आपने रखना है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है 100 से। अब यहाँ से क्या निकलेगा, उसका 1% कितना बनता है। अब अगर हमें यानी कि चेक करना है इसका 40% कितना है, तो हम उस यानी कि 200 को कर दिया 2 से, तो ये हो गया 1%। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो 40% कितना बन गया, 80। ठीक है, तो यानी कि ये सही आंसर है। अब बात यह है कि कोई भी फिगर हो उसको डिवाइड करना है 100 से, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1% की। वो जो 1% है, अब जितने मर्जी परसेंट आपको चाहिए, 1% के बदले आपको 18% चाहिए, 20% चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 100 पे डिवाइड फिर उससे मल्टीप्लाई, और आपको पता लग जाएगा कि उसकी यानी कितने परसेंट की वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, मैंने बता दिया है, ये थियोरेटिकल बता दिया है, प्रैक्टिकल आपने खुद करना है तभी समझ आएगी, सिर्फ सुनकर नहीं आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है, उसमें वो कहता है कि ना एक शॉपकीपर है, वो एप्पल सेल करता है, और क्या करता है, उस एप्पल की यानी कि जो वैल्यू है वो 20% एक दिन बढ़ा देता है, और अगले दिन 10% कम कर देता है। तो अब मुझे बताएं कि उस एप्पल की जो यानी कि उसको मुनाफा है वो कितना हो रहा है। अब कॉमन सेंस तो यही कहती है ना कि सपोज करें, अगर वो एप्पल अगर सेल कर रहा था 100 रुपीज में, अब उसने यानी कि 20% प्राइस बढ़ाई है तो 120 रुपीज हो गई। मगर अगर 10% कम की है तो फिर वो कितनी होगी, 110। ये कॉमन सेंस कहती है, मगर ये ऐसा रियलिटी नहीं होती। रियलिटी मैं बताता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा शार्प करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ना, अगर यानी कि पहले जो प्राइस 20% अगर हमने बढ़ाई है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एक एप्पल की ओरिजिनल प्राइस थी 100, अब उसमें उसने क्या किया, 20% उसने ऐड कर दिया, वो कितना बन गया, 120 रुपीज। अब वो 120 रुपीज में सेल कर रहे हैं, उसने बढ़ाया कितना, पहले उसने बढ़ाया है, कम नहीं किया, पहले उसने बढ़ाया है, तो रेट कितना हो गया, 120 रुपीज। अब वो इसको कम करते हैं, अब यानी कि ये 120 रुपीज है, अब -10%। अब याद रखिएगा, बढ़ाया उसने 20% था तो वैल्यू होगी 120। अब हमने 120 में से फाइन माइनस करना है 10%। 120 माइनस 10% कितना बनता है, 10% कैसे फाइन करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें आ जाएगी वैल्यू यानी कि 1% की। और 1% को अगर हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, 1% की और 1% को जब हम यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, फिर वैल्यू आ जाएगी 10% की। तो यानी कि 120 माइनस 12, तो उससे हम यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 108 रुपीज के ऊपर वो सेल कर रहे हैं, तो उससे मुनाफा कितना हो रहा है, 8% का। ओरिजिनल प्राइस जो थी 100, उसमें उसने 20% इंक्रीज किया, प्राइस हो गया 120। फिर उस 120 में से जब उसने 10% कम किया, 10% कितना था, 12 रुपीज। जब 12 रुपीज कम किए तो प्राइस कितनी बन गई, 108। तो मतलब है कि जो 108 है, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस का 8% था। तो जवाब क्या होगा, नेट गेन उसका कितने परसेंट है, 8% है। अब नेट गेन भी ऐसे निकलता है, नेट लॉस भी ऐसे निकलता है। ठीक है, फार्मूला मैंने बता दिया, तरीका बता दिया, खुद नहीं करेंगे नहीं आएगा समझ। अच्छा जी, अब हमारे पास यानी कि ये हमने मेन 3 टॉपिक्स जो है पहले चैप्टर के वो कर लिए हैं। अब हमारे पास 4th टॉपिक है, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है, खैर इतना ईजी भी नहीं है, समझते हैं। और हमारे पास सबसे पहला है उसमें यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट इज टेबल, सेकंड इज ग्राफ। अब टेबल और ग्राफ में यानी कि सिंपल ही है। अब सपोज करेंगे ना, हम लोग एक रेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो कहते हैं क्रिएट अ रेट लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑफ प्राइस जस्ट लाइक 20, 30, 40, 50। अब हम इनको नाम भी बता देते हैं और हमें वो प्राइस भी बता देते हैं, हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर वेजिटेबल का नाम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी हर वेजिटेबल की प्राइस। अब नाम जैसे लेके हम कोई भी लिखते जाते हैं, और ये यानी कि 3 वेजिटेबल्स हैं, उन तीनों की यानी कि प्राइस जो जिसने बताई है 20, 30, 40 बता दे तो लिख देना है वही कॉपी करके, अगर नाम बताए तो खुद लिख देना है। ठीक है, फर्ज भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैथ है, इसमें सब कुछ फर्ज करना होता है। अब ये तो यानी कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल कि हमने यानी कि 2 कॉलम्स बनाई और सब कुछ सॉल्व कर दिया।
अब अगर हमें वो यानी कि कुछ डिफरेंट दे देता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहेगा कि वो कहेगा क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट्स। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, जस्ट लाइक वो क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो अब क्या करेंगे जनाब, हर सब्जेक्ट में उसमें हमें मार्क्स लिखने हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट के पहले नाम, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स, फिर हर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, उसके फिर मार्क्स आ जाएंगे, इसमें 8 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 13 हैं, तो सब कहने के वो लिखते जाएंगे और ये वो, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर वो नंबरिंग में आ जाएगी, सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है, 4। तो यानी कि ये टेबल है, और ये टेबल ऐसे ही बनता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस तरीकेकार क्या होता है कि ना, आपने एक साइड पे नाम लिखना, दूसरी साइड पे नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब ये यानी कि बहुत सिंपल टेबल है, मैंने भी अपने एक्सरसाइज में लिखी हुई है, आप लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट जो यानी कि टाइप है वो है ग्राफ की। अब ग्राफ हमारे पास 3 तरह का होता है। पहला होता है लाइन ग्राफ, अब यानी कि ये लाइन बनी हुई है। दूसरा होता है हमारे पास ब्लॉक, यानी कि ये ब्लॉक बने हुए हैं डब्बे। तीसरा होता है हमारे पास सर्कल, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इसमें हमने क्या करना होता है कि जैसे लाइक अगर हमें वो कहता है कि ना एक शॉपकीपर है, अपने ग्राफ ड्रा ग्राफ ऑफ अ शॉपकीपर हु हैज विजिटर्स ऑन ओवर अ वीक। फर्स्ट यानी कि मंडे को उसके पास आते हैं 70, ट्यूसडे को आते हैं 80, वेडनेसडे को आते हैं, वेडनेसडे को आते हैं 40, थर्सडे को आते हैं 50, फ्राइडे को आते हैं यानी कि 60, एंड संडे को सैटरडे, सैटरडे संडे को 70 80। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यानी कि यहाँ पे हम नीचे मेंशन भी करेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, ये डेज हैं जो इधर जा रहे हैं साइड पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, छोटा सा, ये छोटा सा लिखेंगे, ये मार्कर से लिखेंगे, और ये यानी कि मार्कर से ये लाइन बनाएंगे, और फिर जनाब यहाँ भी क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, 10 20 30 50 60 70। इधर फिर एरो बनाएंगे, लिखेंगे क्या, इस तरह करके लिखेंगे, नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है, इतना इस तरह करके लिखेंगे। यहाँ पे एरो बना के डेज लिख दिए, ये डेज इस तरह मूव कर रहे हैं, और यानी कि नंबर ऑफ विजिटर्स इस तरह मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसने में जो डाटा दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि जनाब यानी कि मंडे के दिन आते होते हैं 30 कस्टमर्स या विजिटर्स, तो ये मंडे है और ये 30 है, यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल इधर सामने डॉट लगा देंगे। ट्यूसडे को आते हैं 50, डॉट लगा देंगे। वेडनेसडे को आते हैं जस्ट लाइक 40, डॉट लगा देंगे। थर्सडे को आते हैं 70, डॉट लगा देंगे। अब यानी कि ये क्या हो गया, ये डॉट बन गए। अब हमने लाइन खींचनी है, लाइन यूं करके यूं बन जाएगी। अगर आपका हाथ सीधा है तो हाथ से बना दीजिएगा, हाथ नहीं है तो फिर यानी कि अपने किसी भी स्केल से बना सकते हैं। अब यानी कि हमने 2 बातें सीख ली, हमने टेबल बनाना सीख लिया, हमने एक लाइन ग्राफ बनाना सीख लिया। दूसरा हमारे पास ब्लॉक वाइज यानी कि ग्राफ। अब ब्लॉक ग्राफ में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पूरा डब्बा बनाते हैं। अब मैं इसी मिसाल को आगे रखता हूँ, ठीक है, इसी मिसाल को सामने रखते हैं कि यहाँ पे नीचे क्या आ जाते हैं, डेज, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स 10 20 30 40 50 60। अब हमें उसने कहा है कि मंडे के दिन आते हैं 30, तो हम क्या करेंगे, उस 30 के ऊपर यानी कि मंडे के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नीचे करके ब्लॉक बना देंगे, ब्लॉक बन गया। फिर हमें वो कहते हैं कि ट्यूसडे के दिन आते हैं 80, ट्यूसडे का हमने ऊपर करके खींच के बना दिया 80, जहाँ पे यानी कि 80 लिखा होगा यहाँ पे, उसके सामने बिल्कुल बना देंगे। अगर ये से आते हैं 50 तो फिर इस तरह करके 50 के सामने बिल्कुल बना देंगे। तो यानी कि क्या करना है हमने, ये ब्लॉक ग्राफ है और ये ऐसे ही बनता होता है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा होता है पाई चार्ट। इसको पाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो सर्कल हम डिवाइड करते हैं तो फिर वो पाई की शेप बन जाती है, तो इस तरह से। अच्छा, सपोज करें कि ना, हम कहते हैं कि ना एक एक शॉपकीपर है, उसकी ना जो शॉप है ना, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, और उसमें जस्ट लाइक टॉयज भी हैं, और इसके अलावा कुछ और यानी कि स्टेशनरी वर्क भी है, ठीक है। अब हमें वो स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि ना आप लोग ऐसे करें कि वो जो भी जिस पर चीज़ें हैं ना, उन सबको अपने डिवाइड करना है एक सर्कल ग्राफ के अंदर या फिर एक पाई चार्ट में, और आपने हर एक को यानी कि उसके परसेंटेज के हिसाब से क्या करना है, उसको डिवाइड करके सर्कल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सपोज करेंगे उसके पास जो यानी कि 40% है, वो क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 40% फ्रूट्स, जगह मेरे पास कम है, आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ना जनाब आपके पास 30% जो है वो क्या है, वेजिटेबल्स हैं, 30% वेजिटेबल्स हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके पास स्टेशनरी वर्क जो है ना, वो 10% है, तो 10% क्या होगा, छोटा सा होगा,
ठीक है। और जो रिमेनिंग है, आप याद रखिएगा परसेंटेज ज़्यादा ही होनी चाहिए 100 से। 40 एंड 30 कितना हो गया 70, और ये क्या हो गया यानी कि 80। तो ये क्या बचेगा पीछे 20%। 20% इक्वल टू यानी कि उसमें डिफरेंट जो हमारे पास ट्वाइस रह गए थे वो हो जाते हैं। तो यानी कि इस तरह बन जाएगा सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। तो यानी कि मैंने अब पहला चैप्टर में जो हमारे पास 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किए वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं HCCN पंजाब यूनिवर्सिटी के दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास, उसमें हमने पढ़ा था कि वो फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का। उसमें हमारे पास यानी कि एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना होता है, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम हमें फाइंड करना होता है डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स का। सबसे पहले हमारे पास यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, साइड बाय साइड। अब जस्ट लाइक स्क्वायर है ना, तो उसमें यानी कि चारों साइड बिल्कुल बराबर होती है, लेंथ प्लस विड्थ बराबर होती है। तो जो अगर सपोज करें अगर हमें वो कहते हैं कि ना एक स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो यानी कि उसकी जो एक साइड है वो 25 इंचेस की है, और आप मुझे बताओ कि उसका एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, 5 इंचेस बताइए, 25 इंचेस बताइए ना उसने, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 625। अब याद रखिएगा एरिया का जो अपना यानी कि उसका वो है यूनिट है, वही आपने पुट करना है जो कि है स्क्वायर मीटर। ठीक है, वो इधर लिख देंगे। और उसके बाद जो एरिया है, ठीक है, अब इसका अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसी को एक कर लेते हैं, जो स्क्वायर है अब वो कहते हैं उसका पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जनाब ये होता है कि ना, जैसे अब ये 4 इसके खाने हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 25, फिर यहाँ से यहाँ तक 25 25 25। इसको क्या कहते होते हैं कि वो जो उसके यानी कि चारों लाइन बनी हुई है, उन चारों लाइन को जो आपस में मजमूई यानी कि जो उसका एक लेंथ बनती है ना, उसे क्या कहते होते हैं पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि पूरी जो उसकी बाउंड्री है उसकी यानी कि जो लेंथ है उसे क्या कहते हैं पेरीमीटर। अब क्योंकि वो जो एक साइड है वो 25 इंचेस की है, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 100 इंचेस। ठीक है, तो ये आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, इसका पैरामीटर इस तरह फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो होता है ना कि वो यानी कि कितनी जगह अपने आप में यानी कि उसमें कैपेसिटी वगैरह रखते हैं। पॉइंट सिर्फ इतने हैं कि ये सिर्फ एक यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर बिल्कुल सिर्फ डब्बा होता है। तो ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल क्या होता है इसको छोड़ दें, यानी कि सिर्फ देखा जा सकता है। रियलिटी में बस ये होता है कि जस्ट लाइक आपने यानी कि लोहे के राड से एक स्क्वायर बना दिया, तो वो हमारे पास क्या है स्क्वायर है। अब उसमें हम लोग कुछ चीज़ रख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल आर पार हो जाएगी। तो वो क्या है हमारे पास, वो उसका एरिया है, उसका वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। वो यानी कि इस तरह जा रहा है और इस तरह जा रहा है, उसमें यानी कि कुछ अंदर रखने की कोई जगह नहीं है, तो उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ है सपोज करें वो कहते हैं कि 10 इंचेस, और जो विड्थ है वो है 15 इंचेस। अब कैसे फाइंड करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। वहां पर साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर लेंथ को विड्थ से करेंगे जो क्या आ जाएगा 150 इंचेस। ठीक है, 150 स्क्वायर मीटर, जो कि इसका क्या बन जाएगा लेंथ बन जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है जनाब, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब जो उसने लेंथ बताई थी यहाँ पे, लेंथ कितनी थी 10 इंचेस, मल्टी विड्थ कितनी थी 15, 10 15 इज इक्वल टू 25। पहले ब्रैकेट्स में अंदर सॉल्व कर दिया, बाद में उसको क्या कर देंगे, उसको यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, जो क्या जवाब निकलेगा 50, यानी कि इंचेस क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी 50 इंचेस बन जाएगा उसका पेरीमीटर। अब वॉल्यूम इसका भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक शेप है जो यानी कि इस तरह करके डब्बा बनाया गया है, जिसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं है, डालेंगे भाई निकल आएगा। वो सिर्फ एक लोहे का बना हुआ है, वो 3 डायमेंशनल नहीं है, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल है, ऐसे और ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या तरीका होता है, ट्राइंगल आप लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह करके होती है शेप उसकी। ठीक है, ये दो चीजें ट्राइंगल की बराबर होती हैं, ये और ये दोनों बराबर होती हैं, बस इसका फर्क हो सकता है। ठीक है, अब तरीकेकार क्या है जनाब, फॉर्मूला है इसका एरिया फाइंड करने का, 1/2 यानी कि हाफ जिसको कहते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस हाइट। वो कहते हैं कि जो एक ट्राइंगल है उसकी जो बेस है वो 10 इंचेस है, और जो उसकी हाइट है यानी कि दोनों साइड की वो कितनी है 12 इंचेस। अब इसका हमने फाइंड करना है एरिया। अब क्या करेंगे जनाब, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, जो जो हमें मिलेगा 12,010 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब है कि वो हाफ कितना हो जाएगा 60, जो क्या बन जाएगा इसका 60, यानी कि इसका बन जाएगा जनाब एरिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब इसकी कि पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का तरीकेकार क्या है कि जो यानी कि 10 प्लस 12 32 22
22 प्लस 12 कितना बन गया हमारे पास ओवरऑल 34, जो क्या है इसका पेरीमीटर, यानी कि जितनी उसकी लेंथ वगैरह बनती है तीनों साइड्स की, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे अगर रियलिटी बताऊँ ना, रियलिटी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर इसका भी तरीकेकार वही होता है जैसे हमारे पास ये है कि ना 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 कितना बना 30, 30, 10 प्लस 15 25 प्लस 10 35 प्लस 15 50। इन सबको जमा करने को ही पेरीमीटर कहते हैं। वो भले यानी कि इसका ट्रायंगल का हो, भले यानी कि इसका रेक्टेंगल का हो, भले स्क्वायर का हो, तो यानी कि ये आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक है, आपस में इनको जमा कर दो, लेंथ प्लस वेट। अगर यानी कि जैसे ये है, इनके सारे साइड्स को आपस में सब जमा कर दो, सारे साइड को जमा कर दो, इसके सारे साइड को जमा कर दो, जो आप निकल आएगा। जैसे आप ये 25 था, ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 100 है। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 तो 100 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, 100 इंचीज है। तो यानी कि ये बिल्कुल सिंपल है पैरामीटर, आप लोगों को ये तीन याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है कि आप क्या करना है, साइड्स को आपस में प्लस कर देना है। फॉर्मूला इसका है, इसका है, इसका है, बाकी हैं ये तीन भी हैं, मगर ये तीन नहीं है, और ये चार जो वॉल्यूम के हैं वो भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल का। सर्कल का जो होता है ना, वो सिचुएशन कुछ ये होती है कि जो सर्कल होता है उसमें होता है एक रेडियस। जैसे सर्कल है ना, ये इसके दरमियान का जो सेंटर है, सेंटर का जो उसके साइड के या जो बॉर्डर है उसका जो फासला होता है ना, उसे रेडियस कहते हैं। उसे स्मॉल आर से लिखा जाता है, रेडियस। अब वो जितनी भी साइड भले यहाँ से नापे, इस साइड का या इस साइड का, इस साइड का, वो बराबर होता है क्योंकि वो सेंटर से फासला है। अभी अगर हमें वो कहते हैं कि ना एक यानी कि सर्कल है, उसका जो रेडियस है ना वो 5 इंचेस है, और मुझे बताओ कि उसका वो यानी कि वो जो एरिया है वो कितना है, तो फार्मूला ये लिखा हुआ, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। अब जो रेडियस की पावर 2 है उसने क्या इतने बताइए, 5, 5 इज इक्वल टू, यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 25 हो जाएगी। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो कि पाई की रेशियो होती है, जो क्या करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 पॉइंट आ जाएगा इसका। आई थिंक 42 या 43 के आसपास आएगा, तो वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। फार्मूला अपने याद रखना है, सवाल जो मिल जाएगा चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है जनाब, रेडियस जो कितना था 5 इंचेस, पाई कितनी है 3.14, और 2 जो है ना वो यानी कि हमने वैसे ऐड करना है, तो ये कितना है जनाब, उसका एरिया बन जाएगा, उसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो तरीकेकार वही रह जाएगा, फॉर्मूला यही है, 2 प्लस 0.3 पाई। पाई जो है ना ये एक यानी कि कॉन्सेप्ट है, इसकी एक वैल्यू है जो है यानी कि एक फिक्स की गई है, जिसको आप यानी कि चेंज नहीं कर सकते। वो बस पाई का ये साइन होता है, उल्टा वी बना के और ऊपर यानी कि वो लाइन लगा दें तो पाई बन जाएगा, और रेडियस आपने यानी कि आपस में साइनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका भी कोई यानी कि वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ आपने जैसे लोहे के राड से या धागे से कोई सर्कल बना दिया है, तो उसके अंदर कोई चीज रख नहीं सकती, तो उसका कोई यानी कि वॉल्यूम नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। क्यूब कहते होते हैं एक बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स यानी कि जैसे कोई भी बॉक्स किसी चीज का बना हुआ है, तो जो बॉक्स उसे क्यूब कहते हैं। अब वो जो बॉक्स है उसको क्या करना है जनाब, उसका अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। अब पॉइंट ये, अगर हमें वो कहते हैं कि ना एक साइड है उसकी वैल्यू है जनाब 5 इंचेस। अब सारी साइड की बराबर होगी, क्योंकि जो क्यूब होता है वो बिल्कुल हर जगह से बराबर ही होता है, वो बिल्कुल बॉक्स बना होता है डब्बा, सब साइड बराबर होती हैं। ठीक है, उसमें अगर यानी कि हमें क्या करना है, 5 का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, जो कितना बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर, जो इसका क्या है एरिया है। अब दूसरा हमारे पास है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्योंकि इसकी 12 साइड बनती हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें इसको या, ठीक है, तो कितना बन जाएगा इसका 60, यानी कि इसका बन जाएगा पेरीमीटर। और बाकी नेक्स्ट है हमारे पास इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है, उसका हमें क्या करना होता है, यानी कि क्यूब लेना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कितना बन जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125, जो इसका क्या बन जाता है, इसका वॉल्यूम बन जाता है। वॉल्यूम जो है उसका अपने यानी कि एक यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, वो आपने लिख देंगे साथ इसके, इसका भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, इसका भी यूनिट है, और इस तरह करके फार्मूलाज मैंने बता दिए आप लोगों को। ठीक है, अभी समझा दिए, एक एक मिसाल भी दे दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस करें इनको, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझ ना आए, आप हमसे किसी भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाकिस्तान है कर